अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं उशा फकीरा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह द सीनियर जर्नलिस्ट फरूख फताफी। अस्सलाम वालेकुम फरूख, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वालेकुम अस्सलाम, अपना सुनाइए। मैं भी ठीक हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आज जो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ है, वज़ीर-ए-आज़म साहब की सरबराही में आज पाकिस्तान मुस्लिम नून की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ और इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म साहब पर करारदाद जो है उनके बारे में, उन पर यकीन के बारे में जो है वो मुतफ़िक़ा तौर पर जो है वो मंजूर कर ली गई और तमाम के तमाम जितने पार्लिमानी कमेटी के अरकान थे उन सब ने मुतफ़िक़ा तौर पर ये करारदाद मंजूर की है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब पर हमें एतमाद है और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही हमारे वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब का कहना था कि मेरा ज़मीर साफ है, मेरा दिल साफ है, मैंने कोई करप्शन नहीं की है और जो भी मेरे हवाले से बातें की जा रही हैं वो बेबुनियाद है। और उनका कहना था कि जीआईटी की अगर रिपोर्ट पढ़ी जाए तो मेरे हवाले से 1 रुपए की भी करप्शन जो है वो जीआईटी में की रिपोर्ट में कहीं पे भी मेंशन नहीं की गई है। इसलिए अगर साजिशी टोला ये चाहता है कि मैं इस्तीफा दे दूं तो मैं उन लोगों की बात मान के तो इस्तीफा कभी भी नहीं दूंगा जिन्होंने मुझे वोट तक नहीं दिया है। साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये भी कहना था कि अगर आज की बात की जाए, माजी की बात की जाए तो हमारे कई प्रोजेक्ट्स चले हैं, कोई 1 रुपए की करप्शन भी साबित नहीं हो सकी है, किसी भी प्रोजेक्ट में कभी भी करप्शन की बात नहीं हुई है। हम तीसरी बार जो है वो हुकूमत में आए हैं, अगर इस तरह की कोई करप्शन के केसेस होते तो वो हमारे सामने लाए जाए। साथ साथ उन्होंने कहा किसी भी दौर में, चाहे हम पंजाब में भी करते रहे हैं और साथ साथ अब फेडरल गवर्नमेंट की भी बात की जाए तो कोई भी इस तरह के प्रोजेक्ट में करप्शन जो है वो ना ही नजर आई है, ना ही किसी ने उस हवाले से उंगली उठाई है। साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये भी कहा है कि मेरे सीने में, मेरे दिल में कई ऐसी बड़े वाकयात हैं जो इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं उनको बताऊं, लेकिन वक्त आने पे वो वाकयात जरूर जो है वो कौम के साथ शेयर किए जाएंगे। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारी बात सुनेगी, हम लीगल बैटल जो है वो चलाएंगे और साथ साथ जितने भी हम पर इल्जामात लगाए गए हैं उनको लीगली जो है सुप्रीम कोर्ट में हम उन तमाम इल्जामात का सामना भी करेंगे और तमाम को सबूत प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे जो है हमारी बेगुनाही और ये साबित हो सके कि हमने कोई करप्शन नहीं की है। साथ साथ उन्होंने कहा कि इस वक्त में वो इस्तीफा देने का सोच भी नहीं सकते। ये आज हमारा टॉपिक होगा। साथ साथ हम बात करेंगे अपोजिशन जमातों के इजलास के हवाले से जो कि उन्होंने इजलास किया था और उसमें क्या क्या चीजें जो है वो तय पाई हैं, कहाँ कहाँ पे जो है हमें वहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी नजर आए, इस हवाले से बात करेंगे। आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं थ्रू लाइव कॉल, टेलीफोन नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, मैं भी रिपीट कर देती हूँ। टेलीफोन नंबर 0519212643, दूसरा नंबर है 0519212644। जो भी आपका सवाल है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आज के हमारे टॉपिक से रिलेटेड, आप हमें लाइव कॉल करके हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। फरूख जी, जो बातें कही जा रही थी आज, 2 बातों की, एक तो ये कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक बार फिर क्लियरली मैसेज दे दिया है कि वे किसी सूरत भी इस्तीफा नहीं दे रहे, डट गए हैं। हमने देखा है मियां साहब की सियासत की अगर बात की जाए तो हमने देखा है वो हमेशा डट जाते हैं, तो डट जाने वाली सियासत की पॉलिसी को एक बार फिर अपनाया गया है। इसके साथ साथ जो आज पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ तो आप भी सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं से बातें आ रही थी कि शायद पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफात हैं, कोई पार्टी के अंदर शायद 2 किस्म की राय हैं, कुछ कह रहे हैं कि इस्तीफा दें, कुछ कह रहे हैं इस्तीफा नहीं दें, कुछ इस तरह की चहमक गोइयां जो है हमारे कानों तक पहुंच रही थी और ऑब्वियसली प्राइवेट मीडिया के थ्रू पहुंच रही थी। लेकिन आज पार्लिमानी कमेटी के जो इजलास हुए थे तमाम के तमाम जो अरकान थे उन सब ने मुत्तफिका तौर पर करारदाद मंजूर की कि वज़ीर-ए-आज़म साहब पे उन्हें पूरा का पूरा एतमाद है, वो नहीं चाहते कि वज़ीर-ए-आज़म साहब इस्तीफा दें। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहबा, एक तो आज के दिन की स्टेटमेंट की अफादियत ये है कि उसके साथ साथ उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी मिल गया अपनी पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी से। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर आपको कल की गुजारिशात मेरी याद हो तो मैंने उसमें कहा था कि दिस इज द ओनली पार्टी जिसके एंड में एन आता है। फर्स्ट नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज पार्ट ऑफ द पार्टीज नेम। एक तो ये जरूरी है समझना कि पार्टी के अंदर जितने लोग भी बाहर से बातें करते हैं या उनकी विशफुल थिंकिंग होती है वो मियर विशफुल थिंकिंग होती है, जो है ना सिर्फ ख्वाहिश होती है। ये पार्टी वो है जिसके अंदर जब मियां साहब पाकिस्तान से चले गए थे उसके बाद भी कई महीने लगे थे कोई बाकायदा फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश करने की। उससे पहले जो है हामिद नासिर चट्टा साहब हों या फिर जो है और जितने हजरात हैं उनका आप देख लीजिए पॉलिटिक्स के अंदर उनकी पार्टियां अलहदा होकर नहीं चल पाई। तो ये तो आपको ये याद रखना चाहिए कि इस पार्टी के अंदर जितने भी लोग हैं उन्होंने अपने कायद के अंदर अपना कॉन्फिडेंस रिपोज करना था, वो आपके सामने हो गया
اور آنے والے دنوں میں شاید زیادہ ویزیبل بھی. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ جو خبریں بار بار پھیل رہی تھی وہ آج خبریں جو ہیں دم توڑ گئی ہیں, جو بار بار کہا کہیں دھڑے بندی ہو رہی ہے, کہیں پہ کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہے, کچھ کوئی الگ رائے رکھتے ہیں کوئی اور, تو آج ایک کلیئر میسج چلا گیا. اچھا, یہ جو کلیئر میسج ہے نا وہ تو بالکل آ گیا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ میڈیا میں خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ ایسے لگتا ہے کسی اور پارٹی کے ممبر ہیں, وہ لوگ تو اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے. لیکن میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں, آپ کا جو سٹارٹ میں انٹرو میں یا سوال میں تھا میاں صاحب کے بارے میں آپ کہہ رہی تھی کہ پہلے بھی ڈر جاتے تھے ابھی بھی ڈرتے ہیں. نہیں, ان کی پالیٹکس میں بہت زیادہ ڈفرنس ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, 99 سے پہلے جب بھی ہوتا تھا تو فلیکسیبلٹی کہیں نہیں ہوتی تھی. اب 4.25 سال ہو گئے ان کو حکومت میں آئے ہوئے, اور آپ نے فلیکسیبلٹی پر فلیکسیبلٹی دیکھی ہے. مثال کے طور پہ دھرنے کے دنوں سے پہلے ہی وہ ابھی انٹر نہیں ہوئے تھے, انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں پروب کے لیے لیٹر لکھتا ہوں. اچھا, اس سارے واقعے میں پیناما کے اندر بھی سب سے پہلے یہ خود آئے تھے ٹی وی کے اوپر, اس کے بعد انہوں نے لیٹر لکھا تھا. اچھا, اس کے بعد وہ ٹی آرز وغیرہ والا. اچھا, بہت فلیکسیبلٹی دکھائی. اینڈ میں جب آپ لگے رہتے ہیں 4 سال گزر گئے, اچھا اس معاملے پہ نہیں پکڑ سکتے, اس معاملے پہ پکڑ لو, اچھا ادھر بھی نہیں ہو سکتا, فلاں چیز ہے. تو اینڈ میں بندہ کہتا ہے کہ یار نا فائٹ از دی اونلی آپشن لیفٹ. اور یہ آپشن تب بھی ہوتا ہے کہ جب آپ بالکل کلیئر ہوتے ہیں, آپ کو یقین ہوتا ہے, کیونکہ یہ اتنا بڑا ڈیسیژن ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اگر چیزیں جو ہیں وہ کسی طرح سے بھی غلط سائڈ پہ چلی گئی تو آپ کے کریئر کو آبویسلی بہت بڑا دھچکا لگتا ہے. لیکن یہ تبھی آپ اس طرح کا اسٹینڈ لے سکتے ہیں جب آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ 100% کلیئر ہے, تو وہ کلیئرٹی میں نظر آ رہی ہے. مجھے پتا ہے کالر کو ضرور کیجیے گا, لیکن ہمارے پاس کیونکہ ونڈو کم ہے تو تھوڑا سا میں اور درحال سے بھی وہ کر لوں گا. دیکھیں, ایک بات تو یہ طے ہے کہ جب بھی آپ اس طرح کی بات کریں گے ان کی کیپیسٹی کی یا یہ سوچنے کی کہ فیصلوں کا امپیکٹ کیا ہوگا, تو یہ میں بتا دوں کہ پبلک کی اور خاص طور پہ پی ایم ایل این کی جو زبان زدے خاص و عام ہے اس کے اندر تو ابھی سے وہ مارٹر بن گئے. یہ یاد رکھیے گا, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کرپشن کا کیس ہے اس کی وجہ سے وہ مارٹر نہیں بنتے, تو آپ یہ یاد کریں کہ پہلے 2 سال 2.5 سال تو کرپشن کی بات ہی نہیں تھی, کسی اور بات پہ آپ لگے ہوئے تھے. جب آپ ساری کی ساری چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو ان کے ووٹر کی سمپتھی نہیں ملنی ہے تو وہ تو اب مل چکی ہے, چاہے جو بھی رزلٹ آئے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر باقی باتیں کی جائے, ظاہری بات ہے کہ کورٹ کیس ہے اس کے اندر ہی ہیز ٹو فائٹ ایز ویل, وہ وہاں پہ کریں گے. لیکن یہ جو پبلک اور اسکرینز کے اوپر بار بار کریکٹر اسیسینیشن کی کوشش ہوتی ہے, ہی ہیز ایکچولی شون اٹ کہ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک. کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم میں الطاف حسین شاہ بول رہا ہوں چکوال سے. جی جناب بولیے. میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی میاں نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی پاکستان کو کسی مثبت راستے پہ لے کے آنا چاہتی ہے تو کیوں یہ لوگ جو ہیں ان کے خلاف نیگیٹو سازشیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ملک کو ایک ترقی کی راہ سے واپس پسماندگی کی طرف لے کے آتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے پاکستان کی عوام کو ایک یہاں سے ایک ایسا پیغام ریلیز کریں پاکستان کی عوام کے لیے کہ خدارا اگر اس ملک کو میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور ان کی پوری پارٹی ایک مثبت راستے پہ لے کے آ گئی جہاں سے ترقی کا سفر شروع ہو گیا ہے, تو خدا کے لیے اس سفر کو جاری رہنے دیا جائے. سیاسی اختلافات اپنی جگہ, لیکن اجتماعی جو فوائد ہیں اس ملک کے لیے ان کو تو آگے آنے دیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو تو شامل کے لیے. ہم نے شو میں ایک اور کالر بھی ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہو, کہاں سے؟ میں سہیل بات کر رہا ہوں جی, لاہور سے. بات کیجیے. محترمہ, میں ایک بڑی نگہباں خیز قسم کی آج کل گفتگو چل رہی ہے پرائیویٹ چینلز کے اندر بھی اور شاید عدالت میں بھی کہ جی یہ باپ نے بیٹے کو پیسے کیوں دیے اور بیٹے نے باپ کو کیوں دیے, اور ہماری مشرقی اقدار کا جس طریقے سے مذاق اڑایا جا رہا ہے ایسے لگنا شروع ہو گیا جیسے ہم سب بھی مجرم ہیں. اور یہ عوامی مینڈیٹ کی جو یہ اصل میں نواز شریف کی توہین نہیں کی جا رہی, یہ عوام کی توہین کی جا رہی ہے. یہ آپ کا ہے پوائنٹ آف ویو, ہم نے شامل کر لیا اپنے پروگرام میں. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی سہیل صاحب, بات یہ ہے کہ جو میرٹس آف دا کیس ہے نا اس کے اوپر ہم زیادہ تبصرہ نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آنریبل کورٹس ہیں, ان کے پاس ساری کی ساری چیزیں جا کے وہاں پہ فائنلائز ہونی ہے, جو بھی ہوں گی فیصلہ آپ کے سامنے آ جائے گا. لیکن یہ جو نیریٹو کی جنگ آپ کے اسکرینز پہ چل رہی ہے اس کے اندر تو بڑا سمپل ہے نا جی.
अगर आप एग्री नहीं करते हैं किसी की बात से, और मेरे ख्याल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने खुद पर्सनल जो है ना पॉइंट स्कोर करने में लगे या सेटल करने में लगे हुए हैं, तो उसका तो आपको बड़ा सिंपल सा काम करना चाहिए, और वो ये है कि आपके पास रिमोट है, उनको चेंज कीजिए, हमें देखिए और हमारे साथ जो है कंट्रीब्यूट भी करते रहिए। बिल्कुल ठीक है। ये जिस तरह से आज हम पहले कॉलर शाह साहब ने बात की, फरूख, वो आज वज़ीर आज़म साहब की भी इस तरह की बात नजर आई। उन्होंने कहा कि मेरे दिल में बहुत सारी ऐसी चीजें, आपको याद होगा जब मरियम नवाज साहिबा भी GIT में पेश हुई तब भी उन्होंने कहा था कि वज़ीर आज़म साहब के दिल में कई ऐसे राज हैं, कई ऐसी बातें हैं जो वो अगर अवाम को बताएं तो अवाम को सामने नजर आ जाए चीज कि किस तरह की और क्या साजिश हो रही है, क्या प्लानिंग हुई। लेकिन वो क्योंकि वज़ीर आज़म साहब मुहिबुल वतन शख्स हैं, वो ये बात नहीं कर चाहते। आज वज़ीर आज़म साहब ने भी यही बात की, उन्होंने कहा कि मैं वक्त जब आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा। तो फरूख, इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई कुकिंग हो रही है, कुछ ना कुछ कुक हो रहा है कहीं पे। मेरे ख्याल में उनका जो एक्सपीरियंसेस है ना वो काफी सारे बिटर भी रहे हैं, और आपके सामने है ना, धरना भी आपके सामने चलता रहा, उसके बाद धरना 2 की जो कोशिश हुई उसके अंदर भी आपको याद होगा कि वो क्या सीन आ रहा था कि एक साइड से खैबर पख्तूनख्वा के CM आ रहे हैं, दूसरी साइड से उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, और यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप्स में लोग लगे हुए हैं, वो जी फेडरेशन खत्म हो जाएगी और ये हो जाएगा और हो गया और फला चीज। इस तरह की बिटरनेसेस बहुत होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कोई हुब्बुल वतनी से ताल्लुक है। मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म साहब के पास ये फैक्ट्स हैं, जब वो चाहेंगे। आज मुझे लगा, और मैं उस पर तबसरा नहीं करने जा रहा, लेकिन मुझे लगा कि उन्होंने पहली केस तो आज मेरे ख्याल में सामने खोल के भी रख दी, लेकिन उनके पास बहुत सारी चीजें। अभी तीसरे धरने की फिर से हमने बात सुनी है, जैसे हमने अब कल भी हम बात कर, तीसरे धरने की बार बार बात कही जा रही है कि तीसरा धरना होने वाला है। ये क्या चीजें हैं? ये कुछ ना कुछ वही कॉन्स्पिरेसीज में जाती हैं, वही साजिशें हैं जो कि नजर आ रही हैं। क्या दोबारा से इस टाइम पे तीसरे धरने की जरूरत क्या महसूस हो रही है, जो भी लोग तीसरा धरना करना चाह रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में PTI ने उस धरने को खत्म जब किया था तो उसके अंदर कहा था कि जब फैसला हो जाएगा उसके बाद हम धरना करेंगे, लेकिन अभी तक ये फैसले का इंतजार भी नहीं कर रहे। अभी जज्बाती होकर इन्होंने बहुत सारे काम करने की कोशिश की है। फिर एक और बात हुई है कि जब बहुत सारी चीजों को आप खा लें ना, तो हर चीज का अपना जेनेटिक मेकअप आपके ऊपर इम्पैक्ट करना शुरू हो जाता है। तो इस वक्त बहुत सारे लोगों को शामिल कर लिया PTI ने, जिसमें बाबर रवान साहब भी हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं, और लीडरान भी हैं, JKT साहब तो पीछे ठहरे हुए थे। आज फ्रेम बना के ना दिखाया हुआ था कि पीछे कौन। अच्छा, लेकिन खैर वो सारी की सारी चीजें, तो अब उसके अंदर हर बंदा अपनी बात करने की कोशिश कर रहा है। मिसाल के तौर पे बाबर रवान साहब की तरफ से ये बार बार आर्गू किया गया है पार्टी के अंदर कि इसको जो है ये ना किया जाए कि डिमांड ना की जाए कि वजीर आजम जाए, बल्कि कहा गया कि नया इलेक्शन कराओ। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब अलग बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर आज अपोजिशन की मुलाकात और लीडर्स की मुलाकात हुई तो उसके अंदर क्या फैसला हुआ? उसके अंदर कोशिश की PTI ने कि जी ये बात मान ली जाए कि इलेक्शन के ऊपर प्रेशर डालो कि नया इलेक्शन है, लेकिन पीपल्स पार्टी दीगर पार्टीज ने कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम की शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं, अभी इलेक्शन का नहीं, असेंबली अपना वक्त पूरा करेंगी। अच्छा, उसके बाद जो है शेरपाव साहब जो कि वो है और ANC, उन्होंने कहा कि जी ये डिमांड जरूर हम करेंगे, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता उस वक्त तक कोई उसकी वजह बनती नहीं है। तो मेरे ख्याल में अभी तो धरना जो 3 है वो टल गया, लेकिन शायद PTI जो है जल्द से करने की कोशिश करेगी, उसका उनको राइट भी है मेरे ख्याल में। लेकिन PTI को हमने हमेशा देखा फरूख, क्योंकि कभी पहले भी इनका लाइन्स हो चुका है अपोजिशन का, लेकिन हम देखते हैं कि PTI फिर अपनी एक नई मंतक के साथ ही सामने नजर आती है। जैसे पास की बात भी मिसाल देख सकते हैं, लेकिन अभी भी देखें आप बाबर रवान साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल अलग है। बाबर रवान साहब बिल्कुल एक अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब बिल्कुल एक अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। आज भी इसी वाले से बात हुई, तमाम की तमाम पार्टी में नजर आई, लेकिन बेहतर यही हो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए, क्योंकि आज शायद किसी तरह से किसी बात पर मुत्तफिक नहीं हो पाई है, मुत्तफिक हो गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आएगा उसके बाद ही जो भी इनकी कॉल है वो पाएगी। मेरे ख्याल में जो इन्होंने कॉल देनी थी, जारी बात है कि देखिए जब भी आप मिलते हैं और आप फिर कॉल देते हैं कि वज़ीर आज़म स्टेप असाइड कर जाए, तो उस वक्त आपके ऊपर कैमरे लगे होते हैं और आपका मीडिया जिस तरह का काम कर रहा है तो उससे भी आपको पता चलता है कि वो उनको पसंद है ऐसी बातें दिखाना कि वज़ीर आज़म साहब ना रहें, जाएं, हुकूमत से जाएं वगैरह वगैरह। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम पार्टियां उस वक्त तक इकट्ठी हो सकेंगी जब तक जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके लिए हुकूमत ने तैयारी कर ली है, उसके बारे में आज वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा, और मेरे ख्याल में चीजें जो है वो आगे सॉल्व भी हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। ये जिस तरह की बातें आप शुरू करें ना, यहाँ पे एक पॉइंट उठता है, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि मीडिया क्योंकि मिर्च मसाले वाली चीजें, कॉन्स्पिरेसीज वाली चीजें उठा के करता है,
शायद उनको लगता है कि उस बात से उनकी रेटिंग आ जाती है, पर उसी तरह से मीडिया बार बार कुछ पॉइंट आउट कर रहा है चीजों पर, जैसे चौधरी साहब के हवाले से भी कि जी वो मौजूद नहीं थे या कुछ, अभी आपको पता है कि इस हवाले से बड़े गलत बयानात भी उनसे मंसूब करके प्राइवेट चैनल्स पे चलाए गए, जिससे उन्होंने कहा कि जी वज़ीर आज़म साहब इस्तीफा दे दें। उसके बाद तर्जुमान ने बताया कि ये बिल्कुल गलत है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लेकिन इस तरह की चीजें हो रही हैं तो ये अभी तक क्लियरिफाई नहीं हो पा रही हैं। अच्छा, क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं है। बात ये है कि अगर कोई उनके साथ इस तरह की कुछ स्टेटमेंट जो है ना एट्रीब्यूट करता है तो भाई उनसे सवाल ये है कि भाई आप चौधरी निसार साहब को जानते हैं? अगर आप जानते हैं और आप फिर भी ये बातें कर रहे हैं तो जाओ मूड हो क्या। उसकी वजह ये है कि परवेज मुशर्रफ के इतने लॉन्ग टेन्योर में इन्होंने अगर पार्टी ने चेंज किया, अब करेंगे? नहीं करेंगे ना। अच्छा, क्या वो वजीर आजम अपने वजीर आजम के बारे में पब्लिकली ऐसी डिमांड करेंगे? नहीं करेंगे। असल में बात बिल्कुल और है। बात ये है, अच्छा आपको पता है कि वो मूडी शख्सियत है, उनका अपना जो ईगो और अपना स्टैंस है वो है। अगर उनके बारे में किसी और ने किसी कमेटी में किसी ग्रुप में बैठे हुए किसी ने उनके बारे में कोई वो कर दी, क्रिटिसिज्म कर दिया, तो वो जो है फौरन सबसे पहले चाहते हैं कि उस चीज के ऊपर क्लैरिफाई करें। तो उसमें अगर उनको टाइम ना मिले तो उनका कभी कभार मूड जो है ना वो हो जाता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये तीन बातें, अच्छा एक जो है चौधरी निसार साहब के बारे में आई एम श्योर, जितना मैं चेक करके आ रहा हूँ कि ही इज विद द प्राइम मिनिस्टर। हाँ, ये रूठना मानना जो है ये चीजें चलती रहती हैं, ये दोस्त भी हैं, सिर्फ मिनिस्टर नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है PMLN पंजाब के बारे में, तो वो भी इतनी ऑन बोर्ड है कि इट इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। तीसरा जो बार बार ठुक ठुक करके बातें करते हैं ना कि जी वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की पॉसिबिलिटी 40 एमएनए पत्नी शेख रशीद साहब ने पूरी कैलकुलेशंस भी करी और साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो साबिक पंजाब के सदर रहे हैं वो भी इस तरह की बातें करें। लेकिन वो तो मुझे लगता है कैलकुलेशन सामने इतने तो थे, मुशर्रफ के साथ के लोग इतने लोग थे, फिर ये हो गया, फिर बाकी बच गए 29 लोग 50। खोसा साहब का तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कब से अलहदा कर ली रहा, उसके बाद उन्होंने यूनाइटेड मुस्लिम लीग मुशर्रफ के साथ बनाने की कोशिश की, अभी तक बना चुके हैं जो आपको नजर आ रही है। ठीक है। अच्छा, जहां तक बात है शेख रशीद साहब की, उनका तो मैं कल कह चुका हूं कि उनकी बातों की समझ नहीं आ रही और खुदाया उनको पोडियम से जरा दूर कीजिए। उसकी वजह कि जो बंदा मुमताज कादरी के बारे में कह रहा है वो वोट डालेगा मुझे आके, तो उसके बाद आपको जरा सोचना चाहिए कि मुल्क में क्या कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन मैं आपको बता दूं फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ना वो PMLN में नहीं बनता होगा। पता क्या होगा, PMLN के अंदर हर बंदा, मिसाल के तौर पे मैं बैक बेंचर हूँ, मुझे शिकायत है, ठीक है, ये तो वक्त है कि मैं जाके अपनी शिकायतें सारी की सारी दुखड़े जो है ना बयान करूंगा और अपने मसाइल हल कराऊंगा। और मुझे पागल किसी ने समझाया कि मैं जाके जो है ना पार्टी के से दस्ता अलहदा कर लूंगा। PMLN के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनने। ठीक है, लेकिन वो क्योंकि शायद पीपल्स पार्टी का फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो PTI बन चुकी है, तो शायद इसलिए लगता है पीपल्स पार्टी को पीपल्स पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक, पीपल्स पार्टी। अच्छा, ज्यादा लोग वहां से लेके हैं PTI। वैसे तो जरदारी साहब के जितने भी फरमाबरदार वफादार लोग थे वो सारे के सारे करके चले गए। तो ऐसे लगता है कि थोड़े अरसे में, वैसे एक और खबर भी चल रही है, शायद आपने रिमत सुना, परवेज मुशर्रफ साहब का कह रहे हैं कि वो अपनी पार्टी समेत शायद PTI में शामिल हो जाए। अच्छा, तो फिर मुझे ये नहीं पता कि जरदारी साहब किसी दिन ना शामिल हो जाए, लेकिन बाहर क्या उसके अलावा तो जो है अभी तक यही बातें हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक वगैरह जो है वो बनना मुझे बिल्कुल इम्पॉसिबल है। बिल्कुल ठीक है। और ये क्योंकि पीपल्स पार्टी आज अपोजिशन जमातों का भी क्योंकि पूरा का पूरा ये सारी जो इजलास हुआ है, इसमें किस तरह से देख रहे हैं पीपल्स पार्टी, क्योंकि जिसके बारे में हम हमेशा कहते रहे हैं कि जो भी है वो जमहूरियत के, आज भी उन्होंने जमहूरियत की बात की है, लेकिन हमने हमेशा देखा है कि बड़ा सेंसिबली प्ले भी करती है वो इस तरह के मौकों पर। पीछे धरनों की बात हो तो उन्होंने बार बार क्रिटिसाइज किया था PTI को कि PTI जो है वो गलत जवाब बना के धरने करी और सारा कुछ, लेकिन आज हमें वो बिल्कुल साथ जुड़ी हुई नजर आती है। तो क्या आपको वजह ये लगती है, क्योंकि अब वो जिस तरह से फॉरवर्ड ब्लॉक जो भी जमात एक दूसरे का है, या PTI फॉरवर्ड ब्लॉक है या फिर पीपल्स पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक है, तो ये वजह हो गई कि लोग एक दूसरे के दरमियान आ चुके हैं, जो कि पहले जिनका माजी पीपल्स पार्टी था आज जो है उनका फ्यूचर जो है प्रेजेंट जो है वो PTI है, तो शायद इस वजह से अब ये दोनों पार्टी एक पेज पे आ गई हैं। वरना तो बड़ी कट्टर दुश्मन हुआ करती थी। अब तो कहा जाता है ना कि PPTI है, ठीक है, अच्छा है कि PP भी है और TI भी है, लेकिन उसके साथ साथ एक और मसला है, पीपल्स तहरीक पाकिस्तान पीपल्स तहरीक इंसाफ कर लीजिए, जो कीजिए PPTI। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद जो है ना एक बात आपको ये समझनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी, और वो ये है कि ये जो आज तक साजिशों की बात होती है ना, नाराजगी की, इमरान खान साहब को क्या मसला है मियां साहब से? पर्सनल मसला नहीं होगा। स्टार्ट में 2013 में उनसे 2 डिमांडें थी कि 4 सीटें जो है ना पारित करके हमें जो है ना मिल जाए और हम अपोजिशन लीडर बन जाए, तो पीर शाह साहब अलहदा हो। दूसरा ये डिमांड थी
کہ جو ہے نا زرداری صاحب اور ان کی پارٹی وغیرہ کی ساری وہ کرپشن کی کہانیاں کھول دو. اس سے یہ ہوگا کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ ویزیبلی جو ہے نا 2 پارٹی سسٹم ہو جائے گا. پی ٹی آئی کی یہ ڈیمانڈ تھی, اس وقت سے یہ ساری کہانیاں چلتی آ رہی ہیں. آج کے دن آپ نے کل کہا تھا ایک صحافی صاحب کے بارے میں کہ جن کی وجہ سے اتنے لوگوں کو ناراض کیا, آج وہ بالکل وہی باتیں کر رہے ہیں جو ان پہ الزام لگاتے تھے وہ کرتے تھے. یہ پیپلز پارٹی کا بھی بالکل وہی والا معاملہ ہے کہ اگر آج کے دن آپ یہ کرتے ہیں تو یو ول ڈیمیج یور سیلف بیونڈ اینی بڈیز امیجنیشن. لیکن مطالبات تو نہیں ایسے پیپلز پارٹی کے جو ہم نے دیکھا ہے, پیپلز پارٹی ہمیشہ یہ کام کرتی ہے, پھر کچھ نہ کچھ مطالبات ہوتے ہیں جو پھر مان وہ نیب والا تو نہیں ہے جو چل رہا ہے. آج کے دن گورنر صاحب نے نیب نوٹ لکھ کے بھیج دیا, واپس کر دیا, ٹھیک ہے نا. تو میرے خیال میں بہت ساری ایڈجسٹمنٹس ہیں, لیکن دیکھیں ایسی سچویشن میں یہ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا بھی وہ پلے سمجھتی ہے نا کہ جو اسٹیئرنگ میں آتا ہے, اب تھوڑا سا پلے چھوڑیں گے یا گیپ چھوڑیں گے یا بچی بھی چھوڑیں گے تو اس کے اندر کچھ ایلیمنٹس ہیں, زرداری صاحب, مولانا صاحب اور سارے لوگ وہ تو کیش ان کریں گے نا, ٹھیک ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ ملک ہمارا ہے اور یہ جو 6 مہینے 8 مہینے پہلے یہ کرنے کا کہ 4 سال سے زیادہ کوئی نہ جا سکے وزیر اعظم, اگر ہم اس پہ لگے رہ گئے تو ملک نہیں بنے. یہ بھی اس طرح کی جمہوریت کو کمزور کرنے کے مترادف ہے, ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی اس طرح کے حالات بن جائے تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے. یہ بھی تو کہ آج کے دن مثال کے طور پہ آپ اپوزیشن کے بندے ہیں اور آپ کو اپنا یہ موجودہ وزیر اعظم پسند نہیں ہے, آج کے دن آپ ان کے لیے یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ 4 سال سے زیادہ وہ اپنی کرسی پہ نہ رہے. کل کو آپ کا فیوریٹ آ گیا جس کو آپ چاہیں گے کہ وہ 2 دفعہ الیکٹ ہو تو اس کے اوپر بھی تو یہ جنکس چلے گی نا. تو آج کے دن یہ جنکس توڑ دینا بہتر نہیں ہے. اور تمام پارٹیز کو سوچنا چاہیے کہ ایک تو وزیر اعظم صاحب ایسے ہوں جو پورے 5 سال کی مدت پوری کرتے ہیں. یہ تو آگے آنے والے بھی اسٹارٹنگ سے ایک سے اسٹارٹ ہوگا تو آگے تک بڑھے گا نا. خیر یہ اپوزیشن کی تم نے بات کی, پاکستان مسلم نواز کے والے سے بات کرتے ہیں کیونکہ ڈٹ ہمیں سمجھ آ گئی اسٹریٹجی یہی ہے کہ ڈٹ جانا ہے, مقابلہ کرنا ہے, لیکن آگے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کو, کس طرح سے لے کے جایا جائے گا؟ میرے خیال میں پریشر کو کیسے نلیفائی کریں گے؟ میرے خیال میں بڑے سمپل ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این کا بھی جو ہے نا وہ کال ٹو آرمز والی بات ہے نا کہ جب وہ اپنے کسی ورکر سے بات کرتے ہیں تو ورکر ان کی باتیں سنتا ہے اور پھر دیکھیں آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے کسی پارٹی سے کوئی تعلق بالکل, لیکن آج کے دن اتنی فالوئنگ ہے ہمارے پروگرام کی بھی کہ اگر ہم یہ کہہ دیں نا کہ جے آئی ٹی کے اندر جو ہے سارے کے ساری غلط باتیں لکھی ہوئی ہیں, جو کہ ہم نہیں کہیں گے کیونکہ یہ سپریم کورٹ کا کام, ہم کہتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں صرف ہماری بات سن کے کل کو جے آئی ٹی کا نام نہیں برداشت کریں گے. آئی ایم ٹیلنگ یو دس, ٹھیک ہے, بیکاز دے نو ہو آئی ایم, دے نو وٹ دس پروگرام از, وٹ یو آر اینڈ ایوری تھنگ. اچھا اس چیز کے اندر اس کے بعد جو ہے نا اگر وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا ورکر تو یہ اب مانے گا نہیں کہ جے آئی ٹی کے اندر کوئی چیز اچھی بھی ہوئی ہے, بے شک ہوئی ہو. تو اب ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب بات رہ گئی ایک تو کورٹ کے اندر بیٹل کی, اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ حکومت نے تیاری کر لی ہے اور وہ جانے والے ہیں. اچھا دوسری سائڈ پہ ایک اعتراض بھی آ گیا انفارمیشن منسٹر صاحبہ کی طرف سے جے آئی ٹی کا کہ جی وہ ابھی تک ان سیشن ہے اور ابھی تک وہ رپورٹ اپ ڈیٹ ہو رہی ہے, وہ کیوں ہو رہی ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال بنتا ہے جو کہ سپریم کورٹ میں جائے گا. اچھا تیسری سائڈ جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو عوامی اس میں ہے اس کے اندر بیسیکلی 2 چیزوں کو فائٹ کیا جائے گا, ایک جے آئی ٹی کی رپورٹ کو یا اس کے اوپینین کو, اور دوسری سائڈ پہ عمران خان صاحب اور یہ جو سارے کے سارے لوگ ہیں ان کو جو ہے کنفرنٹ کیا جائے گا. میرے خیال میں اس کے بعد جو ہے جیسے جیسے فیصلہ آتا جائے گا یا بنتا جائے گا اس کے بعد پھر اسٹریٹجی. تو کیا اسٹریٹجی میں یہ جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں ان سے بات چیت کرنا, ان سے کرنا یہ نہیں ہو, کیا وہ اس موڈ میں ہیں کہ وہ بات چیت کرنے نہیں, وہ تو اس موڈ میں نہیں, لیکن اس وقت حکومت کیا کرے گی؟ آپ کو لگتا ہے یہ بات چیت کریں گے یا پھر یہ ٹھیک ہے آپ اپنی سائڈ لے لی, ہماری اپنی سائڈ ہے, عوام اور سپریم کورٹ آبویسلی. دیکھیں اگر آپ کسی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, کسی کے ساتھ جو ہے نا کوآپریشن یا کسی کو گیسٹ میں بلانا چاہتے ہیں, اچھا آپ پہلے اس سے بات کریں گے, پھر اگر شاید اس کو کوئی پیسے چاہیے ہوں کہ جی اس کے لیے تو آپ کہیں گے ہاں جی کتنے پیسے. جب پہلے رسیدیں آپ تک فیکس ہو رہی ہوں جیسے یہ نیب کا جو قانون ہے کراچی والا, اس کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے, کتنی باتیں کریں گے. میرے خیال میں بات سب سے کوشش کی جائے گی, لیکن اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے اپوزیشن از ناٹ ان لسننگ موڈ. ہاں یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ لوگ ہیں جو کہ تھوڑا سا جو ہے نا تحمل سے چلنا چاہتے ہیں. آپ نے اے این پی کی بات سن لی, آپ نے شیپا صاحب کی بات سن لی, پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ الیکشن نہیں دیکھنا چاہتی ہوگی کیونکہ ابھی تو تیاری بھی کرنی ہے نا 8 مہینے کے لیے. یہی تو میں حیران ہو رہی ہوں کہ کس طرح سے پی ٹی آئی کہہ رہی کہ اس وقت الیکشن, میرے خیال میں سب سے زیادہ خسارے میں تو پی ٹی آئی جو کہ الیکشن کو کہہ رہی کہ ہونا چاہیے. اچھا ایک سوال کروں, بابر اعوان صاحب کا آئیڈیا نا, لاسٹ ٹائم بابر اعوان صاحب کون سے الیکشن میں جیتے تھے؟
जीते थे। ठीक है ना। तो बात ये है कि वो कहते हैं ना कि भाई तुम्हारी भैंस बीमार हुई थी तो जो है ना तुमने क्या दवाई दी थी, उसने कहा ये दवाई दी थी, लेके चला गया और अपनी भैंस को दिया, भैंस मर गई। उसके बाद आके उससे लड़के कहता है कि यार तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, उसने कहा तुमने पूछा ही नहीं था कि मेरी भैंस जो है वो जिंदा थी या मर गई, वो भी मर गई थी। तो बात ये है कि ठीक है फिर इसी तरह तो इसका मतलब है पर सुप्रीम कोर्ट के जो है डिसीजन का वेट करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ही समझ आएगी, वो टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। जी सिर्फ एक बात है, सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान के इदारे वो सारे अपना काम भी सही कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को भी मजबूत करते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ड्यू प्रोसेस कहीं भी चलेगा, लेकिन कानूनी जंग है, सियासी जंग है। इनको खलत मलत नहीं होने देना चाहिए। जो इदारे हैं वो अपना काम करते रहे, जहां तक जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं उनको कंफ्रंट करना बिल्कुल ठीक है। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करें। थैंक यू सो मच फरूख। नाज़रीन, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वेडनेसडे सेम टाइम ऑन सेम चैनल। तब तक हमें रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।